सीपीसी ऑर्डरपन रूल 4 इसमें बात की गई है कि न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक पक्षकार या फिर एक से अधिक के पक्ष में या फिर उनके अगेंस्ट में या फिर उनके फेवर में निर्णय दे सकता है। मतलब ये हुआ है कि एक ही सूट में कई वादी हैं और कई प्रतिवादी हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि यदि एक के फेवर में, एक वादी के फेवर में मैटर बनता है तो उसके अगेंस्ट में निर्णय पास कर देगा, और यदि एक प्रतिवादी के अगेंस्ट में सूट बनता है तो उसके अगेंस्ट में जो जजमेंट कर देगा, निर्णय दे देगा। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सभी के पक्ष में निर्णय या सभी के अगेंस्ट में ही आए। तो अगर एक के पक्ष में बनता है तो एक के पक्ष में जो निर्णय जजमेंट दे दिया जाएगा, और अन्य के पक्ष में जो उसको किसी प्रकार की संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका एग्जांपल सीधा सीधा है कि मान लीजिए एक मामला है जिसमें 3 वादी हैं और 2 प्रतिवादी हैं, और अगर न्यायालय को लगता है कि केवल पहले वादी को राहत यानी कि रिलीफ मिलना चाहिए और दूसरे वादियों को नहीं मिलना चाहिए, तो वह पहले वादी के पक्ष में निर्णय दे सकता है, जजमेंट दे सकता है। और दूसरी ओर यदि न्यायालय को लगता है कि केवल एक ही प्रतिवादी जिम्मेदार लग रहा है तो वह उस प्रतिवादी के खिलाफ अगेंस्ट में निर्णय दे सकता है। इस तरह न्यायालय को अलग अलग पक्षों के अगेंस्ट में या फिर अलग अलग पक्षों के फेवर में जजमेंट दे देने का पावर यहाँ पे दिया गया है रूल 4 में। ऑर्डर 1 का रूल 4 क्लियर डेफिनेशन कहती है कि न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक या फिर अधिक के पक्ष में जजमेंट दे सकता है, निर्णय दे सकता है। वादी की तरफ से बात की जाए तो यदि वादी 3 वादी हैं, ठीक है, इसके फेवर में क्लियर होता है मैटर, तो इसके अगेंस्ट कर दिया जाए, इनके अगेंस्ट में नहीं होगा। और ऐसे ही प्रतिवादियों के फेवर में यदि 3 प्रतिवादी हैं और इसके अगेंस्ट में बनता है मैटर, तो इसके अगेंस्ट हो जाएगा, इनके अगेंस्ट नहीं होगा। तो जिसके फेवर में मैटर हो जाता है तो उसके लिए जो जजमेंट पास कर दिया जाएगा, और इसमें कुछ है नहीं रूल में, वही सेम टू सेम, ठीक है। फिर भी पढ़ लेते हैं भाई क्या है मैटर, कि न्यायालय को एक ही मुकदमे में विभिन्न पक्षों के लिए अलग अलग निर्णय दे सकता है। इसमें निम्न बातें शामिल की गई हैं। ये तो सेम टू सेम है वही जो बुक में लिखा है बैरक में, ठीक है। अगर किसी या फिर अधिक वादी प्लेंटिव को राहत रिलीफ का हकदार पाया जाता है तो न्यायालय उसके लिए राहत निर्णय दे सकता है, उसके लिए एक रिलीफ का जजमेंट दे सकता है, और निर्णय बिना किसी संशोधन अमेंडमेंट के दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि कुछ वादी अपनी मांगों में सफल होते हैं तो उन्हें उचित राहत दी जा सकती है, ठीक है। सेकंड कहता है कि इसी तरह यदि किसी अधिक प्रतिवादियों, ये या फिर एक या फिर अधिक प्रतिवादियों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार दोषी पाया जाता है तो न्यायालय उनके खिलाफ निर्णय दे सकता है, तब भी बिना किसी संशोधन के। तो यहाँ पे वही बात है, जिसके अगेंस्ट मैटर बनता होगा उसके अगेंस्ट मैटर जजमेंट दे दिया जाएगा, और जिसके नहीं बनता होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो ये सेक्शन ऑर्डर 1 का रूल 4 जिसके बारे में बात करता था, यहाँ पे आसान भाषा में मैंने लिखा है, को रेड वाली लाइन पढ़ लो तो पूरा मैटर रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। इसका पूरा मैटर पढ़ो कि एक ही मुकदमे में कई वादी और प्रतिवादी हैं तो न्यायालय को तय कर सकता है कि मैं कौन से वादी को राहत देनी चाहिए और कौन से प्रतिवादी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट में निर्णय जजमेंट दे सकता है। तो ये हमारा रूल 4 क्लियर होता है। तो मिलते हैं रूल 5 में। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।